नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन नॉर्मल करंट अफेयर्स नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जामिनर का दिमाग कैसे काम करता है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन सिलेक्शन और रिजेक्शन का फर्क यहीं से शुरू होता है। अगर आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो तो यह वीडियो आपको अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन अगर आप टॉप 5 से 10% में आना चाहते हो तो एंड तक बैठना कंपलसरी है। कमेंट में लिखो थिंक लाइक एन एग्जामिनर। और चलिए शुरू करते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट काम होता है सिंपल चीज़ को ओवरथिंक करवाना। पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी अथवा 15 जनवरी। अब 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुनते ही लॉजिक बंद और इमोशंस चालू हो जाते हैं। इसका सही जवाब है 12 जनवरी। क्या आपको पता है कि इस दिन को 1984 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था और 1985 से देश भर में यह दिन नेशनल यूथ डे के दिवस रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस को कमेमोरेट करता है। चलिए अब एग्जामिनर थोड़ा करंट अफेयर्स में घुसेगा और उसके बारे में उस हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे कंट्री कन्फ्यूजन कैप लगाता है। कौन? एग्जामिनर। क्वेश्चन है, मीटिंग ऑन सिक्योरिटी सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन किसके द्वारा होस्ट की गई है? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, कनाडा। इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स। यह मीटिंग हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स वाशिंगटन में होस्ट की गई थी। इसमें G7 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर शामिल हुए थे। इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी पार्टनर्स के रूप में इनवाइटेड किए गए थे। यह मीटिंग जो थी चाइनीज डिपेंडेंस है किसमें? क्रिटिकल मिनरल्स में। उसको उसके ऊपर बातचीत करने के लिए की गई थी। यहाँ पे पॉइंट्स मैं आपको फ्रेंड्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि कभी ये टॉपिक किसी और पैसेज के रूप में आ जाए तो कम से कम आपके पास पॉइंट्स हों जवाब देने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यह क्वेश्चन स्टैटिक, स्कीम और अथॉरिटी का कॉम्बो है, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट कॉम्बो होता है। WHO सुनते ही लग ऑटोमेटिकली उठ जाता है, हाथ उठ जाता है, लेकिन 80% लोग आउट यही होते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स सर्टिफाई पूरी टैप्स वाटर एज अ सेव्ड फॉर ड्रिंकिंग? मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में पूरी के टैप वाटर को सेफ फॉर ड्रिंकिंग कहा है? आपके ऑप्शंस हैं WHO, CPCB, BIS या नीति आयोग। अब आप सब सोचेंगे कि टैप वाटर है, सेफ ड्रिंकिंग है, तो WHO होना चाहिए, या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से होना चाहिए तो CPCB होना चाहिए। नहीं, इसका सही जवाब है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हाल ही में आपको ये पता होगा कि BIS ने नेशनल ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए थे। पूरी ने जो 10,500 नॉर्म्स हैं उनको मीट आउट किया है और उसके टैप वाटर को डाइट कंजम्पशन के लिए सर्टिफाई किया गया है। किसके द्वारा? BIS द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा। यह सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन से लिंक्ड है। अच्छा, यह अमृत प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। एग्जामिनर यहाँ पे क्या देख रहा था कि क्या आपको इस स्कीम के बारे में जानकारी थी और आप क्या इस स्कीम को अथॉरिटी से जोड़ सकते थे। चलिए अब जुडिशरी से क्वेश्चन में आते हैं। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग अभी हाल ही में चीफ जस्टिस बने हैं किस हाई कोर्ट के? आपके ऑप्शंस हैं बॉम्बे, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही जवाब है झारखंड हाई कोर्ट। हाल ही में महेश सरचंद सोनाग को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। उनको झारखंड गवर्नर द्वारा ओथ दिलाई गई थी। उनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपको बात पता होना चाहिए कि झारखंड हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट 2000 में किया गया था, वर्ष 2000 में। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि उड़ीसा में अभी अप्रूव की गई है, वो उड़ीसा के
किस डिस्ट्रिक्ट में है? आपके ऑप्शंस हैं खोर्धा, संबलपुर, गंजम या बालासोर। यहाँ पे एग्जामिनर आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमी को टेस्ट कर रहा है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब है गंजम। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हाल ही में ओडिशा कैबिनेट ने इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओडिशा के गंजम में अप्रूव की है। यह टाटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन गंजम के अंदर लोकेटेड रहेगी। इसमें कुल मिला के 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में क्रिप्टो टोकन्स जो हैं क्लासिफाई किए गए हैं, वो उसकी जो गाइडलाइंस है FIU-NIND वो किस लेवल पे रिस्क के हिसाब से क्लासिफाई की गई हैं? अनएक्सेप्टेबली हाई रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क या वेरी हाई रिस्क। इसका सही जवाब है अनएक्सेप्टेबली हाई रिस्क। FIU-IND अपडेट किया है AML CFT गाइडलाइंस को। इसके हिसाब से क्रिप्टो की जो गाइडलाइंस रखी गई हैं उसके हिसाब से जो क्रिप्टो टोकन्स हैं उसको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नोबेल पीस प्राइज एक बार मिलने के बाद क्या इसके बारे में ऐसी चीज़ है जो उसको खास बनाती है? ऑप्शंस हैं ये ट्रांसफरेबल है, ये परमानेंट है, ये रिवोकेबल है या ये शेयरेबल है। मतलब इसे आप किसी को हस्तांतरित कर सकते हो, इसे सिर्फ आपके पास ही रहने दिया जाएगा, इसको आपसे वापस छीन लिया जाएगा, या भी आप इसके साथ इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हो। मतलब एक ही नोबेल प्राइज को दो लोग शेयर कर सकते हैं एक बार मिलने के बाद, मिलने से पहले नहीं फ्रेंड्स, मिलने के बाद। तो इसका सही जवाब है परमानेंट। नोबेल पीस प्राइज एक बार मिलने के बाद वह परमानेंट रहता है, वो कभी रिवोक नहीं होता, उसे आप शेयर नहीं कर सकते और उसे आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। एक बार नोबेल प्राइज ने डिसीजन ले लिया कमेटी ने, जो कि नॉर्वे के द्वारा लिया जाता है, तो फिर उसके बाद आप उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। ये विवादों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जिसे नोबेल प्राइज मिला है उन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर करने की गुजारिश की थी। फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट में बताना है कि हाल ही में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है। यह आपके लिए आज का प्रश्न है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डाटा जो है वो किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नीति आयोग या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ एग्जामिनर आपसे इंस्टीट्यूशन और कंपोनेंट दोनों पूछ रहा है। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया का फॉरेक्स डाटा रिलीज किया है। यह डाटा वीकली बेसिस पर रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये फ्रेंड्स आप याद कर लीजिए। इसमें फॉरेन करेंसी, एसेट्स और गोल्ड तीनों चेक के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके द्वारा इसमें स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के बारे में भी जानकारी दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विच कंपोनेंट फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? निम्न में से इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो कंपोनेंट है सबसे ज़्यादा क्या है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इसमें बदलाव हुआ है। पहले ऑप्शन सुन लेते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका सही जवाब है फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट जो होते हैं फ्रेंड्स वो लार्जेस्ट रिजर्व कंपोनेंट होते हैं। इसमें यूरो, पाउंड, येन, डॉलर्स सब होता है। हाल ही में जो इंडिया के पास गोल्ड है उसने जो डॉलर की वैल्यू है उसको फॉरेंसी करेंसी में उसको क्रॉस किया है। मैं सिर्फ डॉलर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बाकी करेंसीज नहीं। टोटल एज जितनी करेंसीज हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और डॉलर की, सिर्फ डॉलर की पहले क्या था, डॉलर भी गोल्ड इंडिया में रखे हुए गोल्ड से ज़्यादा वैल्यू रखता था। अब भारत ने कुछ डॉलर्स बेचे हैं इंडियन रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए और भी कारणों से। तो जो गोल्ड की वैल्यू है भारत में उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, जो RBI के पास फॉरेन करेंसी के रूप में रखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कैवेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला इटलिया सिविल ऑनर किस कंट्री का एक
सिविलियन ऑनर है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा टिपिकल था। कैवेलियर डेला ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया, यह किस कंट्री का सिविलियन ऑनर है? फ्रेंड्स, आप शांति से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चन में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। पहले मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल या इटली। इसका सही जवाब है इटली। यह जो कैवेलियर डेल ओडिन डेला स्टेला डी इटलिया, यह सिविलियन ऑनर है इटलियन रिपब्लिक का। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भारत के श्रीनिवास डेम्बो को यह अवार्ड दिया गया है। फ्रेंड्स, आज का प्रश्नावली सेशन यहीं समाप्त होता है। अच्छा, कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देते हुए छोड़ के जा रहा हूँ। इसके बारे में आप जानकारी कमेंट्स में दीजिएगा अगर आपको जानकारी है तो। जस्टिस रेवाती मोहिते देरे, यह किस हाई कोर्ट की हाल ही में चीफ जस्टिस बनी है? बॉम्बे हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट? फ्रेंड्स, यह सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको लगा कि ये क्वेश्चन ईजी थे तो समझ लो एग्जामिनर जीत गया। अगर आपको लगा हाँ मैं ट्रैप समझ गया, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। चलिए, जब तक पढ़ते रहिए सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।